गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग अभी तक ये जान चुके हैं कि शीत युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में बंटता जा रहा था। विश्व के ज़्यादातर देश या तो अमेरिकी गुट में या सोवियत गुट में शामिल होते जा रहे थे। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि ये देश हथियार या आर्थिक या अन्य सहायता के लोभ में अमेरिकी या सोवियत गुट से जुड़ते थे। तो विश्व का दो ध्रुवीय विभाजन होता जा रहा था तेज़ी से। इसका नुकसान ये था कि जो प्रतिद्वंदिता सिर्फ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच थी, वो उनके गुट के सहयोगियों के बीच भी फैलती जा रही थी और इस तरीके से पूरे विश्व में एक तनाव और प्रतिद्वंदिता का वातावरण हो रहा था और विश्व की शांति को खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी चीज़ को इसी गुटीय प्रतिस्पर्धा को रोकने, इस गुटबाजी को रोकने के लिए एक मूवमेंट उभरा, एक आंदोलन उभरा जिसे गुट निरपेक्षता नॉन अलाइनमेंट कहा गया। इसका पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। इसका जो उद्देश्य था, एक लाइन में इसका अर्थ है महाशक्तियों के गुटों में शामिल ना होना। गुट निरपेक्षता, गुट से निरपेक्ष रहना नाम से ही विदित हो रहा है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? जो देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के समर्थक थे कि ना तो वो अमेरिकी गुट में शामिल होंगे और ना ही सोवियत गुट में, वो दोनों ही गुटों से अलग रहेंगे। इसका कारण क्या था? इसका कारण सीधा सा ये था कि जो देश किसी भी गुट में शामिल होते थे, आप पढ़ चुके हैं कि हथियारों की मदद या धन की मदद या अन्य किसी सहायता के लोभ में ही जो ज़्यादातर देश जो है वो अमेरिकी गुट या सोवियत गुट से जुड़ रहे थे। तो इसमें प्रकारांतर से ये भी शामिल था कि अमेरिका या सोवियत संघ फिर उन देशों को जिस प्रकार की नीति अपनाने को कहेगा वो उसको अपनाएंगे। तो उनके स्वतंत्र निर्णय की क्षमता इससे बाधित हो रही थी और जिस भी गुट में देश सम्मिलित हो जाते तो फिर उनके पास उस विकल्प नहीं रह जाता कि वो दूसरे गुट से भी कोई सहयोग प्राप्त कर सकें। तो इसी बाध्यता से अलग रहने के लिए भारत जैसे जो कुछ देश थे नए स्वतंत्र, उन्होंने ये प्रयास किया कि हम विश्व की इस गुटबाजी से, महाशक्तियों की गुटबाजी से अलग रहें। यहाँ पर आपकी किताब में दिया है, गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नए स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट में सब बता देती है कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के नए स्वतंत्र देश, कल आप पढ़ चुके हैं कि ये एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में महाद्वीप में जो कई सारे देश थे जो पहले औपनिवेशिक दासता के अधीन थे, वो 1940-50 के दशक में दासता से मुक्त हो गए और स्वतंत्र देश बन गए। तो इन देशों को पुनः किसी गुटबाजी में ना फंसकर स्वतंत्र निर्णय क्षमता बनाए रखने का विकल्प गुट निरपेक्षता ने दिया। भारत एक प्रमुख गुट निरपेक्ष देश था। इसको उसका फाउंडर या संस्थापक देश भी कह सकते हैं। भारत, यूगोस्लाविया और मिस्र, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। यूगोस्लाविया, भारत और मिस्र, ये तीन देशों के जो नेता थे, शीर्ष नेता, जिनको शॉर्ट में नेहरू, नासिर और टीटो भी कहा जाता है। यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, भारत के पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के कर्नल नासिर या अब्दुल नासिर, इन तीनों ने जो है मिलके इस बात का प्रयास किया कि ये जो नए स्वतंत्र देश हैं ये किसी भी गुट में शामिल ना हो, बल्कि ये गुट निरपेक्ष रहें और अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार, अपने अपने देश के हितों के अनुसार और विश्व के मंच पर जो सही हो उसका साथ दें, किसी भी गुट के अनुचित दबाव में ना रहें। जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इसमें
कि पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ और कितने सदस्य देश थे। ये किताब में दिया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में हुआ। क्यूबा संकट 1962 का है। उसी से एक वर्ष पहले 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ, जिसमें 25 देशों के नेता शामिल हुए। तो पहल 25 देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए। वर्तमान स्थिति आपकी किताब में दी हुई है। अभी तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 18 सम्मेलन हो चुके हैं और इसमें 120 देश उसके सदस्य हैं। 2019 में इसका 18वां सम्मेलन हुआ था अज़रबैजान में, बाकू उसकी राजधानी। उसमें 120 सदस्य देश शामिल हैं। हर 3 साल पे यह सम्मेलन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी किताब में गुटनिरपेक्षता को समझाने के लिए इसका पृथकतावाद और तटस्थता से अंतर भी दिया गया है कि यह पृथकतावाद और तटस्थता से अलग है। जैसे पृथकतावाद का अर्थ क्या है, सेपरेटिज्म यहाँ दिया है कि विश्व के मामले में कोई रुचि ना लेना, उसके मामले में कोई सरोकार ना रखना, चाहे जो हो, जो लड़े झगड़े। जिस देश ने पृथकतावाद की नीति अपनाई होती है वो फिर उनके मामलों में कोई रिएक्शन नहीं करता, वो अपने से मतलब रखता है। जैसा यहाँ पर दिया, अमेरिका जब आज़ाद हुआ था 1787 से, तब तक लेके प्रथम विश्व युद्ध तक वो पृथकतावाद की नीति पर चल रहा था, विश्व के मामलों से अपने को अलग रखा था। गुटनिरपेक्षता इससे अलग है। गुटनिरपेक्षता अपने को विश्व के गुटनिरपेक्ष देश जो होता है वो अपने को वैश्विक मामलों से अलग नहीं रखता, लेकिन सही और गलत का फैसला करके स्वयं से, और जो सही होता है उसका इस सक्रिय रूप से साथ देता है उसको, और जो गलत है उसको रोकने की कोशिश करता है। इसी तरीके से तटस्थता बच्चों युद्ध के समय का, जब वॉर छिड़ी हो, सैनिक युद्ध हो रहा हो 2 देशों या ज़्यादा देशों में, तब ये शब्द यूज़ किया जाता है, न्यूट्रलिटी या तटस्थता। तटस्थ देश वही है जो किसी भी पक्ष की मदद युद्ध के समय नहीं करेगा, वो युद्ध में शामिल भी नहीं होगा और ना ही युद्ध में शामिल किसी देश की मदद करेगा। गुटनिरपेक्षता तटस्थता भी नहीं है। गुटनिरपेक्ष देश जो है वो सक्रिय रूप से युद्ध को टालने या युद्ध को रोकने का प्रयास करते हैं, या जो उनको सही लगता है सही पक्ष का साथ देते हुए युद्ध में सम्मिलित भी हो सकते हैं। तो संक्षेप में गुटनिरपेक्षता का अर्थ किसी भी गुट में, ना तो पूंजीवादी गुट ना साम्यवादी गुट, किसी भी गुट में शामिल ना होना है और अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार अपनी नीतियां स्वयं बनाना है, ना कि महाशक्तियों के आदेश पर। ठीक है, इसके बाद आपकी किताब में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था दी हुई है जो गुटनिरपेक्ष देशों से ही जुड़ी हुई है, इसीलिए इसी शीर्षक में दिया हुआ है। आप जैसा पढ़ चुके, ज़्यादातर जो गुटनिरपेक्ष देश थे वो वही एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नए स्वतंत्र देश थे जिनकी समस्याएं एक जैसी थी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारे देश क्या थे, अल्प विकसित देश थे। इन सब के इनकी जो सबकी कॉमन एक जैसी समस्या थी क्या, कि आर्थिक रूप से जल्दी तेज़ी विकास करें और अपनी जनता को गरीबी से उबारें। ठीक है, तो इसके लिए इन सारे देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से इस बात की मांग की कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस जो होता है देशों के बीच, उसमें ये जो नए स्वतंत्र देश हैं, गरीब देश हैं, इनको व्यापार में समुचित लाभ मिले, इस तरीके की नीतियाँ बनाई जाए और इसी से नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था
जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व के देशों के बीच की जो इकोनॉमिक पैटर्न है, सिस्टम है, वो उसको बदला जाए, उसको नए नियमों पर ढाला जाए। कैसे नियम? जिससे कि ये जो अल्प विकसित देश हैं उन्हें फ़ायदा पहुँचे। 4 प्रमुख मांगें थीं, ये आपको उत्तर में लिख के भेजा भी गया है। ये क्वेश्चन आता है कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की प्रमुख मांग क्या थी या इसकी मांग कब की गई? तो ये 1972, वर्ष 1972, 1972 याद रखिएगा। ये अंकटाड के माध्यम से, अंकटाड शॉर्ट में है और इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन हुआ था 1972 में। उसी में एक रिपोर्ट के माध्यम से नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की गई। इसमें नया क्या था, संक्षेप में समझ लेते हैं कि अल्प विकसित देश के यहाँ जो प्राकृतिक संसाधन थे उनकी ये मांग थी कि इस पे उन देशों का अपना नियंत्रण होता क्या था। औपनिवेशिक दासता के समय से ही प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, लोहा या अन्य खनिज पदार्थ, तो जो कंपनी थी वो अगर विदेशी कंपनी उसका दोहन कर रही है तो फिर वो उस पर देश की सरकार को कोई नियंत्रण नहीं रहता था। तो ये मांग की गई कि भाई हमारे ज़मीन का प्राकृतिक संसाधन है, उस पर हमारा अपना नियंत्रण हो, हम उसे अपने हिसाब से निकाल सकें और बेच सकें। दूसरी चीज़, जो पश्चिमी देश है, पश्चिमी देश यूरोप के देश या अमेरिका, जो ज़्यादातर धनी देश थे विश्व के, उनके बाज़ार में ये गरीब देश, अल्प विकसित देश अपना सामान भी बेच सकें जिससे उनको मुनाफा हो। तीसरा, जो पश्चिमी देशों से, पश्चिमी देश फिर वही पुनः धनी देश जो काफ़ी अधिक विकसित हो चुके हैं, उनसे जो पूंजी की या तकनीकी ज्ञान की जो उनसे ख़रीदा जाए उसकी लागत कम हो, मतलब मनमाना दाम वो अपनी इस मदद का ना लें। और लास्ट था कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान जैसे वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है या वर्ल्ड बैंक है, तो ये ऐसे संस्थाएं हैं जो विश्व व्यापार के नियम तय करती हैं, विश्व देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को तय करती हैं, उनके नियमों को बनाती हैं। तो ये मांग भी की गई कि इन आर्थिक संस्थाओं में ये अल्प विकसित देशों की भूमिका भी बढ़ाई जाए, उनको भी कुछ अधिकार दिए जाएं। तो संक्षेप में बच्चों, ये नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी जिसको ज़्यादा बल गुटनिरपेक्ष देशों के माध्यम से दिया गया। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास सम्मेलन में इसकी मांग की गई थी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और दी है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो विकास हुआ, यहाँ पर लिखा है गुटनिरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदलती गई और इसमें आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। हुआ ये बच्चों, आपने देखा कि पहला सम्मेलन 1961 में हुआ, ठीक है। तो 1961 उस समय विश्व शांति को ज़्यादा खतरा था, युद्ध का ज़्यादा आशंका रहती थी। तो उस वक्त गुटनिरपेक्ष आंदोलनों का जो देश थे उनका ज़्यादा जोर निशस्त्रीकरण पे था कि परमाणु अस्त्रों को ज़्यादा न फैलने दिया जाए या जो ये शस्त्रों की होड़ बहुत तेज़ी से फैल रही है इसे कम की जाए। तो मुख्य मुद्दा उस वक्त विश्व शांति को बनाए रखना और निरस्त्रीकरण का था। धीरे धीरे जैसे शीत युद्ध में कमी आती गई, यहाँ पर लिखा है 1970 के दशक के मध्य से, मतलब 1975 और उसके बाद से आर्थिक मांगें, गुटनिरपेक्ष देश अपने सम्मेलनों में आर्थिक मुद्दों को प्रमुखता से रखने लगे कि जो ये गुटनिरपेक्ष देश हैं, ज़्यादातर ये विकासशील देश हैं, तो इनकी जो आर्थिक डिमांड्स हैं उनको ये विकसित देश माने और आर्थिक शोषण इनका बंद करें। तो इस तरीके से ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन इवॉल्व होता रहा है, विकसित होता रहा है। शुरू में इसने निरस्त्रीकरण की मांग की और बाद में आर्थिक न्याय की मांग विश्व के गरीब देशों के लिए करने लगा। अब जो लास्ट टॉपिक है, भारत और शीत युद्ध।
अगर एक शब्द में पूछा जाए भारत की शीत युद्ध के दौरान क्या विदेश नीति थी, तो आप कहेंगे गुटनिरपेक्षता की। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता था, उसको बनाने वाला है, फाउंडर। ठीक है। तो नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू, वो इस बात के एकदम स्पष्ट थे कि यदि भारत किसी गुटबाजी में फंसेगा तो वो अपनी स्वतंत्र अस्तित्व बनाए नहीं रख पाएगा। तो गुटनिरपेक्षता अपनाने के कारण भारत को 2 प्रकार का लाभ हुआ। अगर मुख्यतः कहें, पहला लाभ क्या था कि भारत अपने हितों के अनुसार फैसले ले सका। ठीक है। वो अपने विदेश नीति बनाने में, अपने राष्ट्रीय निर्णय लेने में किसी भी महाशक्ति से अधीन दबाव में नहीं रहा। और दूसरी चीज़, महाशक्तियों के दबाव से बच सका। अगर किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो फिर वो महाशक्ति जो भी निर्णय लेती वो भारत को भी मानना पड़ता, भले वो अनुचित होती। तो भारत इस खेमेबंदी में ना फंसकर वो अपनी आज़ादी बनाए रख सका और महाशक्तियों के अनुचित दबाव में नहीं आया। अगर उसको ऐसा लगता कि कोई एक महाशक्ति उस पर अनुचित दबाव डाल रही है, तो वो उसके पास ये विकल्प खुला था कि वो दूसरी महाशक्ति से सहायता प्राप्त कर सके। तो भारत गुटनिरपेक्ष देश का अग्रणी नेता रहा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। उसने अपने को खेमेबंदी से अलग रखा और बाकी जो विश्व के देश थे उन्हें भी इस बात के लिए सचेत करता रहा कि ये महाशक्तियों की आपसी प्रतिस्पर्धा है, ये उनके अपने देश के हितों के लिए है। हम बाकी जो नए स्वतंत्र देश हैं उन्हें इसमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि जो नए स्वतंत्र देश हैं उनका हित इन महाशक्तियों के हितों से अलग है। तो इस प्रकार जो गुटनिरपेक्षता है उसने भारत की एक स्वतंत्र पहचान को, स्वतंत्र राष्ट्रीय पहचान को शीत युद्ध के दौरान बनाए रखा और उसके हितों की पूर्ति की। जो लास्ट क्वेश्चन है अक्सर पूछा जाता है, ये लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय में आ सकता है, गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता क्या है। ठीक है। आलोचना यहाँ पर दी है, आप लोगों की किताबों में पढ़ लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये कि गुटनिरपेक्ष प्रासंगिकता मतलब अब क्या उपयोगिता है। शीत युद्ध तो ख़त्म हो गया, महाशक्ति एक ख़त्म हो गई, अब सिर्फ अमेरिका महाशक्ति के रूप में बचा है। तो अब क्यों गुटनिरपेक्ष आंदोलन जारी है। अभी आपने पढ़ा 2019 में अज़रबैजान में 18वां सम्मेलन हुआ नाम का। तो ये क्वेश्चन उठाया जाता है, पूछा जाता है कि गुटनिरपेक्षता अब की रेलिवेंस, उसकी प्रासंगिकता क्यों है। ठीक है। तो उसका 3 कारण यहाँ पर मेन दिया है। पहली चीज़, जो गुटनिरपेक्ष देश थे वो उन सब की एक ऐतिहासिक पहचान, एक ऐतिहासिक जुड़ाव क्या है कि ये सभी जो है कभी ना कभी किसी न किसी औपनिवेशिक शक्ति के गुलाम रहे, औपनिवेशिक दास्तां से आज़ाद हुए हैं। तो ये इन सब की एकता का प्रतीक है। और ये हमेशा अगर ये सारे नए स्वतंत्र देश अगर एकजुट रहें तो महाशक्तियाँ इनका, या अमीर देश, धनी देश इनका शोषण नहीं कर सकते। दूसरा चीज़ है, जो मौजूदा वैकल्पिक विश्व व्यवस्था है, सोवियत संघ ख़त्म हो गया, अब अमेरिका का वर्चस्व पूरी विश्व पर है। तो उसको निपटने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए भी गुटनिरपेक्ष देश जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन अभी भी कायम है। वो इस बुनियादी महत्व को बताता है कि हर देश को अपने हितों के अनुसार फैसला लेना है, उसे किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरे वैश्विक व्यवस्था को एक डेमोक्रेटाइज़ करने, उसे लोकतांत्रिक बनाने की जो धारणा है वही गुटनिरपेक्षता की मूल धारणा है। और इसीलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन अभी भी कायम है और प्रासंगिक है। तो ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग यही लिखेंगे 3 कारण देते हुए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अभी भी प्रासंगिक है। यहाँ आप लोगों का शीत युद्ध का दौर चैप्टर समाप्त होता है। कल हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर
डिस्कस करें।